Yeah, all right. Assalamualaikum everyone, and welcome back to the class. Now recall that what we were studying the last time. पिछली दफा हम क्या पढ़ रहे थे, जरा उसी बात को recall कर लेते हैं. So the last time we had started off with this chapter of decline of the Mughal Empire. Decline of the Mughal Empire को हमने start कर दिया था. And this is the flow chart over here that you need to consider. ये वो flow chart है, इसे आप ध्यान में रखिएगा. That we were discussing about the reasons behind the decline of the Mughal Empire. And what we had done, we had divided the reasons behind the Mughal Empire into two parts. हमने दो parts में उसे divide कर दिया था. We had the internal reasons and the external reasons. हमने कहा कि कुछ internal reasons थे behind the decline of the Mughal Empire, and obviously there were some of the external reasons behind the decline of the Mughal Empire. So last class में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? In the last class, we had discussed the impact of Aurangzeb's policies that which led to the decline of the Mughal Empire. और उसके बाद वी वेंट ऑन टू डिस्कस दिस स्पाइडरग्राम. ये वर्ड मेरा फेवरेट है. इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब. मैंने आपको शायद बताया था, अगर आपको ना याद हो, कि स्पाइडरग्राम एक्चुअली शो क्या करता है. ये जो स्पाइडरग्राम है ये शो करता है कि ऑल ऑफ दीज रीजंस वर इंटरकनेक्टेड. इन फाइटिंग, एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन, इनकेपेबल रूलर्स, ये सारी चीजें आपस में ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड थी, जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हो गया था. आगे बढ़ते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइज ऑफ द मराठा एम्पायर. राइज ऑफ द मराठा एम्पायर के बारे में बड़ी हैरत होगी आपको कि नाइजल केली की किताब के अंदर कोई खास इसके अंदर डिटेल्स गिवन नहीं है. तो मैं आपको अच्छी खासी डिटेल्स के अंदर ये चीज बताऊंगा कि राइज ऑफ द मराठा एम्पायर किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड इज, हु वर द मराठास. ये मराठास कौन थे? So the Marathas were the Hindu skilled warriors. They were very skilled fighters, and they fought with a method known as the guerrilla warfare method. ये हिंदुस्तान के साउथ में रहने वाले कुछ एक कौम थी, हिंदुओं की एक कौम थी, और ये वॉरियर ट्राइब हुआ करते थे. दिस वाज अ वॉरियर नेशन. ये एक ऐसी कौम थी जो कि लड़ना जानते थे, बहुत ही स्किल्ड फाइटर्स थे, और उनका एक मेथड था लड़ने का, एक वॉरफेयर मेथड था, दैट इज नोन एज द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड. अभी गोरिल्ला वॉरफेयर मेथड, ये आप लोग इस क्लास में जो लोग पबजी वगैरह खेलते होंगे उन लोग को आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ गोरिल्ला वॉरफेयर मेथड की. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ. गोरिल्ला वॉरफेयर मेथड इस तरीके से होता है. लेट्स सपोज दैट दिस इज योर एनिमी. ये आपका एनिमी है, एंड यू अटैक द एनिमी फ्रॉम ऑल द साइड्स. और आप क्या करते हैं कि अपने दुश्मन को चारों तरफ से सरप्राइज अटैक्स करते हैं. आपके दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हो, कब कौन सा हमला किस जगह से हो जाएगा. सो योर एनिमी इज नेवर प्रिपेयर्ड. आपका एनिमी कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाता, एंड यू टेक द एडवांटेज ऑफ इट. आप इसका फायदा उठा लेते हैं और एनिमी को डिफीट कर देते हैं. सो दिस इज हाउ द मराठास यूज्ड टू फाइट. लेकिन ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई जरा देखते हैं. दिस ऑल बिगैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब. जब औरंगजेब रूलर था तो उसके दौर में ये एक्चुअली लड़ाइयां शुरू हुई थी. और औरंगजेब के दौर में एक्चुअली हुआ क्या था, दैट व्हेन औरंगजेब वाज द एम्परर, औरंगजेब वाज द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया. पूरे हिंदुस्तान का औरंगजेब रूलर था, एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया. ये छोटा सा इलाका था हिंदुस्तान में जहां पे औरंगजेब उसका रूलर नहीं था. बट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट औरंगजेब वाज अ वेरी एम्बिशियस रूलर. एक औरंगजेब एक ऐसा रूलर था जो कि बहुत ही एम्बिशियस रूलर था. औरंगजेब वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. औरंगजेब चाहता था कि अपने एम्पायर को मजीद एक्सपैंड कर सके, एंड सो ही इवन वांटेड टू टेक ओवर दिस रीजन एज वेल. इस रीजन को भी औरंगजेब टेक ओवर करना चाहता था. बट द प्रॉब्लम वाज दैट इन दिस स्मॉल रीजन in the south of Deccan there was a Hindu ruler. His name was Maharaja Shivaji Rao. और यहाँ पे एक हिंदू रूलर था जिसका नाम था महाराजा शिवाजी राव. शिवाजी राव ने अपनी एक छोटी सी एम्पायर यहाँ पे बना ली थी, बट औरंगजेब वांटेड टू रूल दिस. तो आपको अगर मेरी वाली डायग्राम अच्छी लगे तो मेरी वाली को कंसिडर कर लीजिएगा, वरना दिस इज द पिक्चर ऑफ दी महाराजा शिवाजी राव. एनीवे, सो व्हाट औरंगजेब डिड, औरंगजेब इनवाइटेड महाराजा शिवाजी राव टू हिज पैलेस. औरंगजेब ने क्या किया, महाराजा शिवाजी राव को अपने पैलेस में, अपने महल में बुलाया. Now, when Shivaji Rao was called to Delhi, जब दिल्ली में अपने फोर्ट में औरंगजेब ने बुलाया, he did not treat Shivaji Rao well. Shivaji Rao wanted to be treated like a ruler. शिवाजी राव ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक रूलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने उसे उस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं दिया, उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया. And because of the conflict between these two, शिवाजी राव वांटेड टू गो अवे फ्रॉम द पैलेस. उसने कहा मेरी इंसल्ट हुई है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ. बट औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी राव. औरंगजेब ने शिवाजी राव को अरेस्ट करवा लिया.
After a while, Shivaji Rao was able to escape from jail. Shivaji Rao ने जेल से escape कर लिया. And once Shivaji Rao escaped from jail, he went back to Deccan, and from there he started a rebellion against औरंगजेब. और उसके बाद से शिवाजी राव ने एक रेबेलियन लॉन्च कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट. अच्छा, ये जो औरंगजेब के अगेंस्ट रेबेलियन लॉन्च हुआ था, दिस लास्टेड फॉर 25 years. 25 years तक औरंगजेब की लड़ाई चलती रही अगेंस्ट द मराठास, बट औरंगजेब वाज नॉट एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द मराठास. औरंगजेब कंप्लीटली मराठास को हरा नहीं सका. इन द लास्ट क्लास आई हैड शोड यू अ मैप एज वेल. मैंने आपको एक मैप दिखाया था. उस मैप में आपने क्या देखा था? उस मैप में आपने देखा दैट औरंगजेब had his empire in Delhi. उसकी empire दिल्ली में थी. It was the capital of the Mughal Empire, and Aurangzeb used to go south for 25 years and he used to fight against the Marathas. मतलब कि एक बादशाह है और वो 25 साल तक अगर अपनी जगह को छोड़ के वो मराठा से जाके लड़ाई करेगा और उन्हें कंप्लीटली हरा नहीं पाएगा, सो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो मुगल की इनएफिशिएंसीज थी जो कि एक्सपोज होती जा रही थी. देयर आर्मी वाज गेटिंग एक्सपोज. उनकी आर्मी एक्सपोज हो रही थी. मतलब आप 25 साल तक किसी के अगेंस्ट लड़ते रहे और आप कंप्लीटली एलिमिनेट ना कर सकें, तो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है कि यार शायद इनकी आर्मी के अंदर उतनी क्वालिटी अब रही नहीं है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. एंड आई वुड हाईलाइट अनदर प्रॉब्लम ओवर हियर. The problem is that if the ruler is busy in fighting for 25 years, who's managing the empire then? Who's looking after the administration? Administration कौन देख रहा है? इतना पैसा लगता है वॉर लड़ने में और 25 साल तक आप लड़े. मतलब थिंक ऑफ इट. ये जो वर्ल्ड वॉर आपने सुनी होगी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 5 साल चली है. 1939 से 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर 2 थी. 1914 से लेकर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर 1 थी. और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था. इमेजिन कि औरंगजेब ने 25 साल तक लड़ाई की है. तो हिज रॉयल ट्रेजरी वाज गेटिंग एम्प्टीड. आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी, बैंकरप्ट होती जा रही थी, क्योंकि द वॉर कम्स विद अ कॉस्ट. आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. आर्मर्स की कॉस्ट होगी, वेपन्स की कॉस्ट होगी, सोल्जर्स की सैलरीज होंगी, सोल्जर्स की खाने पीने की कॉस्ट होगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी. सो दिस वाज वीकनिंग द मुगल एम्पायर. इस तरीके से मुगल एम्पायर वीक होती जा रही थी. नाउ व्हाट हैपेंड देन? ड्यूरिंग द 1730s में the Marathas became very strong. Marathas काफी strong हो गए थे. And in 1737, the Marathas attacked the Mughal capital of Delhi. उन्होंने मुगल कैपिटल ऑफ दिल्ली को अटैक कर दिया. Now this came as a shame for the Mughals. Why? Mughals once upon a time used to be the rulers of entire India, but because of their own policies, because of their infighting among the successors, they were getting weak and weaker day by day, and this gave the opportunity to the Marathas to attack on the Mughal capital. देखो, ये तो काफी कॉमन सेंस की बात है. अगर आप किसी मुल्क को हराना चाहते हो, आप उनके कैपिटल के ऊपर हमला कर दो और फिर वो मुल्क तबाह हो जाता है. आपने टेक ओवर कर लिया उस मुल्क को. इसी तरीके से अगर दिल्ली को टेक ओवर कर लिया गया, इट मीन्स कि मुगल एम्पायर की अब एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ नाम की रह गई होगी, क्योंकि इतने आसानी से अगर मराठास हमला कर रहे हैं, सो इट केम एज अ सरप्राइज फॉर मेनी. Now let's look at this map, everyone. This is the map of 1730s. 1730s का आपको मैप दिखा रहे हैं. और इसमें येलो शेडेड रीजन को आप देखो कि मराठास ने कितना एक्सपेंड कर लिया है. देखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. हमने पहले पढ़ा था. पुराना मैप आपको दिखाता हूँ तो आपको याद आ जाएगा. इनिशियली मैंने आपको दिखाया था कि मराठा एम्पायर यहाँ पे हुआ करती थी. फिर हमने मैप देखा कि मराठा एम्पायर यहाँ तक पहुंच गई. अब देखो कि मराठा एम्पायर यहाँ तक तो पहुंच चुकी है, साथ ही साथ मराठा एम्पायर ने दिल्ली पे भी हमला कर दिया. और इससे आपको पता चल रहा है कि मराठा एम्पायर कितनी बढ़ती जा रही थी. तो बेटा नोट करना, 1730 का मैप है. इससे ऊपर वाला मैप आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए. सो दिस इज द मैप ऑफ अर्ली 1730s. आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मराठास आ चुके थे. और उससे भी ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मराठास तो बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर यहाँ पे हुआ करते थे. तो इट शोज कि किस तरीके से मराठा एक्सपैंड करते जा रहे थे. आहिस्ता आहिस्ता उनकी एम्पायर बढ़ती जा रही थी. एंड इवेंचुअली दे वर एबल टू कैप्चर अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया. अच्छे खासे पार्ट्स उन्होंने टेक ओवर कर चुके थे. व्हाट हैपेंड देन? दिस इज द मैप ऑफ 1760. 1760 में आपको क्या नजर आ रहा है? 1760 में आपको नजर आ रहा है that Marathas had captured even more territories. इससे भी ज्यादा territories आपको नजर आ रही हैं. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस की ओवर हियर. ये की को देखना, मेरे साथ साथ फॉलो करो आप लोग. सो यू कैन सी ईस्ट इंडिया कंपनी.
You can see Durrani Empire, you can see the Sikh Empire, you can see the Kingdom of Mysore, you can see the European factories, you can see the Maratha Empire. 1761 में there is no Mughal Empire. Aurangzeb died in 1707. ये 1761 आया है और 1761 में you can see कि मुगल एम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मुगल एम्पायर गई कहाँ है? Everything was taken over by the Marathas. Even their capital was taken over by the Marathas. And this brings us to chapter number 1, religious reformers. हमने क्या पढ़ा था कि जब हिंदुस्तान में मराठास ने टेक ओवर कर लिया था और मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई थी, this was the point when there was a religious reformer. His name was Shah Waliullah. Shah Waliullah had invited Ahmad Shah Abdali, the ruler of Afghanistan, to come to India and defeat the Marathas in the third battle of Panipat. पानीपत की जंग के बाद Marathas were defeated and Delhi was liberated from the rule of the Marathas. इस तरीके से दिल्ली को लिबरेट किया गया था. But I guess you get the point over here कि 1760 तक मुगल एम्पायर टोटली खत्म हो चुकी थी.